पाकिस्तान इस वक्त संगीन मसाइल से दो चार है। एक और मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। ऑपोजिशन जमातें वीटो करके बैठ गई हैं और वजीर आजम साहब वजारतों पर उतर आए हैं। प्रेस रिलीज जारी की जा रही है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। ये ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन हरगिज नहीं है। इस ऑपरेशन में सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां होंगी। ऑपोजिशन जमातें पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम में बदलने के लिए एक बार फिर सुबाइयत को हवा दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा वाले ऑपरेशन का आगाज पंजाब से चाहते हैं, मगर पंजाब का रावी हमेशा की तरह चैन ही चैन लिख रहा है और सब अच्छे ही है कि रिपोर्ट दे रहा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने के ताने बाने बैरूनी सरमायाकारी से मिल रहे हैं। बकौल वजीर खारजा इसहाक डार, चीनी वफ्द सिर्फ सियासी नब्ज देखने पाकिस्तान आया था। उनके मुताबिक सियासी इस्तेहकाम मौशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। इसी तरह की बात आज कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो ने भी की कि मिसाक मईशत के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। हुकूमत ऑपोजिशन जमातों को एतमाद मिले। बजट इजलास में तमाम लीडर्स और जमातें भरपूर हिस्सा ले रही हैं, सवाए इस खित्ते के सीनियर तरीन रहनुमा नवाज शरीफ के, जिन्होंने बजट इजलास में शरीक ना होने के लिए स्कूल के बच्चों की तरह बाकायदा स्पीकर कौमी असेंबली से छुट्टी ले रखी है। बादियों नजर में लग यही रहा है कि मुल्क में जो भी हो रहा है उससे नवाज शरीफ को कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब पार्टी देखती है कि भाई खबरों में नवाज शरीफ का कोई नाम ही नहीं है, तो एक लाइन, जी हाँ सिर्फ एक लाइन की खबर मीडिया को दे दी जाती है कि जी नवाज शरीफ ने मुल्क की सियासत में मुकम्मल मुतहरिक होने का फैसला कर लिया। इस खबर से नवाज शरीफ का नाम हेडलाइंस में आ जाता है और पार्टी मुतमईन हो जाती है कि भाई हमारा लीडर भी कहीं ना कहीं मौजूद तो है। सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ के करीबी साथी अपने लीडर और पार्टी से बददिल होकर नई जमात बना रहे हैं। बंद कमरों के बाद अब टॉक शोज में भी खुल्लम खुल्ला पार्टी के खिलाफ बातें हो रही हैं। अभी हाल ही में अभी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पहले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा लंदन जाकर नवाज शरीफ से मुलाकातें करते रहे। वो तो भला हो स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का, जो सामने आए और मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, जिससे मोहम्मद जुबैर के हाथ पांव फूल गए और वो अपने बयान से मुकरने पर बिल्कुल मजबूर हो गए। जावेद हाशमी से लेकर चौधरी निसार तक, या फिर शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर मोहम्मद जुबैर तक, नवाज शरीफ ने जिसको अपने इंतहाई करीब रखा, वक्त बदलने पर वो बदल गया। मोहम्मद जुबैर, जिसका ना कोई वोट बैंक है ना कोई हल्का है, फिर भी उसे इज्जत दी, उसे गवर्नर बनाया, अपना और अपनी बेटी का जाती तर्जुमान बनाकर इज्जत दी। मगर आज वो मुख्तलिफ टॉक शोज में क्या कहते फिर रहे हैं, ये हम सबके सामने। नवाज शरीफ के साथ हुई जफाओं का सिलसिला बड़ा ही तवील है। उन्होंने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया, ताहिरुल कादरी को अपने कंधों पर बैठाकर हज कराया, इमरान खान को, जी हाँ इमरान खान को अस्पताल के लिए जमीन और फंड्स दिए, शाहिद खाकान अब्बासी को मरी से हारने के बाद लाहौर से जितवाकर वजीर आजम बनाया, मिफ्ता इस्माइल को 2 बार वजीर खजाना बनाया, सरदार जुल्फिकार खोसा को गवर्नर और उनके बेटे को वजीर आला पंजाब बनाया, मगर सब साथ छोड़ गए। 2024 के इलेक्शन की बात कर लेते हैं। नून लीग के जितने बड़े नाम इलेक्शन हार गए, वो या तो मंजर से गायब हैं या फिर पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। इसीलिए शायद कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। शायद यही वो वजूहात हैं कि नवाज शरीफ सियासत से बेजार हो चुके हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो सियासत में दोबारा एक्टिव होने को तैयार ही नहीं है। बजट जैसे अहम इवेंट में भी नवाज शरीफ की दिलचस्पी क्यों नहीं है? ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं? बैरूनी सरमायाकारी के लिए अगर मिसाके मईशत नागुज़ीर है तो नवाज शरीफ तमाम जमातों को सेम पेज पर इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते? इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनश सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त मुझे सीधी बात जोन के अंदर ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल राजा कमरुल इस्लाम साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी आलमगीर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। लास्ट बट नेवर द लीस्ट अखुनज़ादा चट्टान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए चट्टान साहब। मैं शो
का आगाज राजा साहब आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि एक तो मुझे आपका नाम बड़ा पसंद है, एक तो राजा, ऊपर से कमर, ऊपर से इस्लाम माशाल्लाह से, और फिर आप हुकूमत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो मतलब एक डेडली कॉम्बिनेशन है। लेकिन सर, इतना डेडली कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी हुकूमत कुछ चीज़ों को मिस हैंडल कर रही है, जैसे कि अज़्म इस्तेहकाम को ले लीजिए राजा साहब। ये हमें बताया गया कि जी पाकिस्तान एक ऑपरेशन की तरफ जा रहा है और मुल्क की जो 3 पार्टीज़ हैं उन्होंने वीटो कर दिया है, यानी उसमें पीटीआई है, मौलाना साहब हैं, एएनपी है, उनको भैया ऑपरेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये ऑपरेशन शायद आप दहशतगर्दों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये ऑपरेशन आप स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी खैर उनको लग रहा है। बट उन्होंने वीटो कर दिया। जैसे ही उन्होंने वीटो किया, आपने इसकी मंजूरी दे दी, और मंजूरी के अलावा जो सफाइयां दी जा रही हैं कि नहीं नहीं ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है, इसमें नकल मकानी नहीं होगी, इसमें इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां होंगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो सारा काम आप बाद में कर रहे हैं राजा साहब, ये आप पहले कर लेते, इनको कॉन्फिडेंस में लेके कर लेते। आपके पास माशाल्लाह ताकत तो इतनी है कि आपका हाथ तो किसी ने रोकना नहीं था ना, तो ये मिस हैंडल क्यों किया पूरी सिचुएशन को? ये जिस ऑपरेशन का आपने जिक्र किया, ये जितनी गुफ्तगू आपने फरमाई है रिगार्डिंग उन लोगों के कि जिन्होंने वीटो किया आज की तारीख में, कल हो सकता है वो कन्विंस हो जाएं इस पे और वो वीटो अपना वापस भी ले लें। लेकिन कोई ऑपरेशन जो है, आपने कहा कि जी ये ऑपरेशन टारगेटेड होने का खदशा है, तो याद रखें कि हर ऑपरेशन टारगेटेड होता है। अगर वो टारगेटेड ना हो तो फिर कोलैटरल डैमेज बहुत बढ़ जाती है। अगर वो जनरल एक हैप हैजर्ड मैनर में ऑपरेशन हो तो फिर कोलैटरल डैमेज बहुत से उन लोगों का नुकसान भी हो जाता है जो इंटेंशन नहीं होती। तो इसलिए ऑपरेशन तो टारगेट होता है। मैं सिर्फ अभी लुगत की बात कर रहा हूँ, डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात यह है कि उसकी कहाँ पे, इससे पहले जितने ऑपरेशन हुए दहशतगर्दी के हवाले से, ये बड़ी अजीबोगरीब हम बातें सुन रहे हैं कि जी हमें एतमाद में लिया जाए, वो ऑपरेशन किस किस्म का होगा, वो ऑपरेशन कहाँ पे होगा, वो ऑपरेशन 1 घंटा चलेगा या 2 घंटे चलेंगे, वो एनेस्थीजिया के साथ होगा या एनेस्थीजिया के बगैर होगा, वो यानी लेट के होगा या खड़े खड़े हो जाएगा, उसमें गोलियां कितनी चलेंगी या गोलियां चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त फरोई हैं, इस वक्त आप कह लें कि प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम उस वक्त तक मईशत नहीं तरक्की करेगी जब तक इस्तेहकाम नहीं होगा। अब इस ऑपरेशन के अगर आप मतलब पे जाएं तो ये एक बड़ा ब्रॉडर मीनिंग के साथ ऑपरेशन है। ये वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद या ऑपरेशन ज़रब अज़ब के मानों में लोग उसे जब देख रहे हैं उस अदसे से या उस ऐनक से, तो मेरे ख्याल है ये गलत बात होगी। तो बाकी ये है कि किस किस ऑपरेशन के मिनट्स, केपी के वज़ीर आला साहब फरमाते हैं कि जी वहाँ पे किसी ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ। तो अगर ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ तो फिर ये चीखो पुकार कैसी है, ये शोर शराबा कैसा है? और अगर वो फैसला हुआ है तो आप उसमें मौजूद थे और उसके कंसेंसस से हुआ है। तो अब किसी ऑपरेशन के मिनट्स नहीं लिखे जाते। जब एक मुल्क की सलामती को खतरा होता है, मुल्क के इस्तेहकाम को खतरा दरपेश होता है, हाँ। तो फिर अगर ऑपरेशन नाम ही इस चीज का है कि वो उसको प्री डिटर्मिन नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑपरेशन का नाम है अज़्म इस्तेहकाम राजा साहब। जो सिचुएशन अभी बन गई है ना जी, लेकिन जो सिचुएशन बन गई है ना, ये ऑपरेशन करने के बाद ना इस्तेहकाम आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्योंकि जो आपके साथी बैठे ना, ये बिल्कुल आपकी बराबर वाली विंडो पे, ये जो आलमगीर खान साहब हैं, फिर मौलाना साहब जिनके साथ आपकी बहुत पुरानी दोस्ती आ रही है, फिर एएनपी के साथ आपका बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, उन्होंने इस अज़्म इस्तेहकाम को ना गैर मुस्तहकम कर देना है। तो मसला तो फिर वहीं का वहीं आ जाएगा, घूम फिर के हम फिर ग्राउंड बैक टू जीरो। ये बिल्कुल इनमें ये सलाहियत है कि ये उसको अदम इस्तेहकाम कर सकते हैं, जिन दोस्तों का आपने नाम लिया। लेकिन ये नौबत इंशाल्लाह आएगी नहीं कि जब ये बैठेंगे, इसका इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, उन्हें उसके नताइज से, उन्हें उससे आगाह किया जाएगा, उसके फवायद से, उसके समरात से, और ना करने की सूरत में जो दीगर उसके खतरात हैं उनके से आगाह किया जाएगा। तो ये दे विल बी कन्विंस्ड, आई एम श्योर अबाउट इट, प्रीटी श्योर अबाउट इट। और ये इंशाल्लाह आई लाइक योर कॉन्फिडेंस राजा साहब। नाम ही हुकूमत के अंदर इस टाइम पे मुझे सिर्फ एक ही चीज अच्छी लग रही है।
ठीक है राज साहब, मुझे एक ही चीज अच्छी लग रही है, एंड दैट इज योर कॉन्फिडेंस कि आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आप इनको मना लेंगे, क्योंकि जो मुझे इतलात हैं इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा है कि आप हुकूमत से कहें कि मुझे DGI आर्मी चीफ से मिलना है और मुझे इस ऑपरेशन के ऊपर बात करनी है, तो वो इन कैमरा जो ब्रीफिंग है अगर वो DGI आर्मी चीफ नहीं देंगे तो खाली शहबाज शरीफ साहब की ब्रीफिंग के ऊपर या किसी और की ब्रीफिंग के ऊपर, मुझे ये मेरी अभी तक की राय है, बाकी तो ये आलमगीर खान साहब भी आपको बताएंगे, मुझे नहीं लगता कि इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद भी सूरत हाल आपके लिए कुछ बेहतर होनी है। बाकी तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। आलमगीर खान साहब से हम एग्जैक्टली पूछ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब सुनने के लिए भी और वक्त देने के लिए भी। अब मैं डायरेक्टली आपसे सवाल कर लेती हूँ, सिचुएशन आपके सामने है और सवाल मेरा ये है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑलरेडी इस टाइम पर दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, मजमूम कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये एपेक्स कमेटी के अंदर आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने एपेक्स कमेटी में सब बड़ों की मौजूदगी में सर हिला हिला के बोला कि जी उनके अपने हल्के में भी बड़ी प्रॉब्लम है, उनके अपने हल्के में दहशतगर्द भत्ता मांगते हैं, उनके अपने हल्के में चिट्टे भेज करके पैसे मांगे जाते हैं, उन्होंने अग्री किया। तो भाई ऐसे में अगर एक टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाया जा रहा है और आपके चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई सूबाई हुकूमत को पूरी रियासत सपोर्ट कर रही है कि भाई हम आपके सूबे के अंदर से दहशतगर्दों को बाहर निकालते हैं, आप ऊपर से चीखे मार रहे हैं, वजह क्या है? और देखें, एक चीज समझना होगी कि कोई भी इस किस्म का इक़दाम हो उसमें कंसेंसस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और कंसेंसस कैसे कि पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए, वो चाहे सूबाई असेंबलियां हो या कौमी असेंबली हो, उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम चीज ये कि जहाँ भी ऑपरेशन होता, लेट्स से फॉर इंस्टेंस कबायली इलाकों में या KPK के, तो मकामी जो भी एल्डर्स हैं, लोकल मशरान हैं, इनको ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी। लेकिन ये भी फैक्ट है कि अभी तक इसकी डिटेल सामने नहीं आई कि किस नौयत का ऑपरेशन होना है, इसकी अभी तक नीटी ग्रिटीज नहीं मालूम, जो अली अमीन गंडापुर साहब भी बता चुके। तो ये भी फैक्ट है कि जब वो चीजें सामने आएंगी तो हम फर्दर इसके लिए कोई लाए अमल या कमेंट कर सकेंगे। लेकिन दो चीजें बहुत अहम है जो आपने कही KP के हवाले से। देखिए, KP एक फ्रंट लाइन वॉर में फ्रंट लाइन पर रहा है और बहुत नुकसान उठा चुका है। वहाँ जो टूरिज्म का बिजनेस था वो अफेक्ट हुआ, जो और उधर माशी मामला थे सब अफेक्ट हुए। होता क्या है कि आप पुलिस को क्यों नहीं इक्विप्ड करते? आज अली अमीन साहब चिल्ला रहे हैं कि मेरी पुलिस के लिए मुझे गाड़ियां चाहिए, उसके टैक्स फ्री किया जाए, टैक्स खत्म किया जाए। वो तो कर नहीं रही गवर्नमेंट, उनकी मदद कर नहीं रहे। वहां की CTD को इक्विप करना है, उसमें मदद कर नहीं रहे। जब तक आप लोकल पुलिस को एक प्रोफेशनल इदारा नहीं बनने देंगे, तो हमने तो हर दौर में, चाहे मुशर्रफ दौर था, चाहे वो जरदारी दौर था, उसके बाद नवाज शरीफ दौर था, हमने मिलिट्री ऑपरेशंस की हर दौर में मुखालफत की है। हम इसको सोल्यूशन समझते नहीं है, क्योंकि आप एक सेटल एरिया में जब जाते तो वहाँ हालात दूसरे, एक वॉर जोन होता, उसके हालात मुख्तलिफ, एक सेटल एरिया के हालात मुख्तलिफ, और फिर उस सेटल एरिया की रिहेबिलिटेशन के लिए जो मामलात होते उस पर गौर करना बहुत जरूरी। जो माजी में कबायली इलाकों में जंग हुई, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए आज तक क्या इकदाम किए गए? लेकिन जब आपने रिहेबिलिटेशन की थी आलमगीर खान साहब, आपने किसी से भी नहीं पूछा था, आपने जनरल बाजवा और जनरल फैज ने मिल करके रिहेबिलिटेशन, पूरी रियासत का फैसला आप 3 लोगों ने कर लिया, असले समेत उनको रिहेबिलिटेशन के नाम के ऊपर वापस पेश दी, और आपने इनको बताया भी नहीं। आपने जनरल बाजवा को आगे कर दिया कि बाजवा साहब आप जाके इनको समझा दें। जी सर। नहीं मोहतरमा, मैं इसको करेक्ट करूं, ये ऑन रिकॉर्ड है जी। हमने उस वक्त भी कहा था कि अव्वल तो आप इसकी तफसील बताएं, नंबर 1, नंबर 2 आप ये मान के बताएं कि लोकल एल्डर्स को, लोकल मशरान को इसमें ऑन बोर्ड किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो करना जरूरी है। और उसके बाद इस पर कोई, हमारे टाइम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर हमारा जब गवर्नमेंट रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद ये सारे इकदाम लिए गए, और उसके बाद KP में दहशतगर्दी के वाकयातों ने जन्म लिया। ठीक है आलमगीर खान साहब, आपको गारंटी क्या चाहिए? हमें देखें, सबसे अहम चीज ये कि जहां KP गवर्नमेंट फ्रंट लाइन, KP सूबा फ्रंट लाइन पे, KP गवर्नमेंट को तो ऑन बोर्ड लिया जाए, पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए। वो तो ऑन बोर्ड थे ना, एपेक्स कमेटी में थे, उस वक्त उन्होंने ओके बोला, और कैसे ऑन बोर्ड लिया जाता है?
एपेक्स कमेटी में मैं फिर से कह हूं, और ये भी फैक्ट है कि अभी तक चीजें डिटेल में सामने नहीं है, इसीलिए हम फर्दर कमेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोवाइडेड अगर कोई इस किस्म का ऑपरेशन होता है जिसकी क्या सराहियां हो रही हैं, तो ऑन बोर्ड करना जरूरी है, नंबर 1। और दूसरी, पुलिस को इक्विप्ड करना जरूरी है, पुलिस को एम्पावर करना जरूरी है। यानी कि आपको लगता है ठीक है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, आपको मिलिट्री से प्रॉब्लम है, विद दिस ऑपरेशन आपको लगता है कि केपी के पुलिस को इक्विप करके ये केपी के पुलिस भी कर सकती है। ठीक है चट्टान साहब, जी बता, कंप्लीट कर लें जल्दी, वेरी क्विकली। एक और चीज ये कि हमें ये खदशा रहता जो पंजाब में हमारे खिलाफ हुआ इस 9 मई के बाद, कि सियासी कारकुनान को टारगेट ना किया जाए किसी भी ऑपरेशन की आड़। 9 मई की आड़ में हमारे नियत लोगों की लिस्टें बनाई गई, ये एमपीओ के तहत 4000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। अभी तो रिकॉर्ड पे आ गई। आलमगीर खान साहब, ब्रो आई फील यू ब्रो, आई गॉट इट। जो ये तीसरा पॉइंट है ना, असल में ये पहला पॉइंट है, और ये तीनों पैनलिस्ट को समझ आ गया है, मुझे भी समझ आ गया था, इसलिए मैं बार बार पूछ रही थी। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये चट्टान साहब, ये आप इनकी बातें देख लें, मैं इनकी बड़ी फील कर सकती हूँ उनकी पेन, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है 9 मई है, 9 मई तो पाकिस्तान की तारीख में स्याह हरूफ में लिखा गया है, स्याह ब्लैक इन ब्लैक लेटर्स। अब मसला ये है कि इनको ये लग रहा है कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दों के चक्कर के अंदर केपीके के अंदर पीटीआई के लोग भी, पीटीआई के वर्कर्स या वो लोग जिनका 9 मई में आगे पीछे ये वो कुछ ना कुछ होगा, हल्का फुल्का सा भी होगा, वो भी उसके जुमरे में आ जाएंगे। अब आप इसकी गारंटी कैसे करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अब खौफ का तो कोई गारंटी नहीं है, खौफ का कोई क्या गारंटी दे सकता है? इसके लिए कोई मौलवी, कोई पीर फकीर, कोई तावीज़ कर सकता है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात तो सब लोगों का ठीक है, मसला ये है वो तावीज़ वाले भी तो जेल में ही है ना, कौन करेगा बाहर से? आप लोगों ने भी तो उनके साथ बुरा किया है ना, फंसे में हैं बेचारे बहुत बुरे तरीके से, कहाँ से लेंगे अब बेचारे जाके तावीज़? अब ये बातें तो ना करें आप टीवी पर, कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेना, नहीं ले सकते तावीज़। आगे बोलिए। मैं प्रैक्टिकल बात पे आ रहा हूँ जी। देखिए, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई है, ये बहुत अच्छे ने हारा। अमेरिका को इराक में शिकस्त हुई, अमेरिका को लीबिया में शिकस्त हुई, अफगानिस्तान में नेटो को और अमेरिका के हालात हमने देख लिया, जो इनके साथ जदीद टेक्नोलॉजी है, इनके पास बहुत पैसा है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने इस मुल्क में इस जंग को जीत लिया। हमने सवाद पे पाकिस्तान का झंडा दोबारा लगाया, हमने ट्राइबल जीरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया, और हमने तमाम जो दहशतगर्द थे इनके ठिकाने पाकिस्तान से खत्म कर दिए थे। वजह क्या था? वजह ये था कि अमेरिका के साथ इराक में अवाम इनके फोर्सेस के साथ नहीं थे, अफगानिस्तान में अफगान के अवाम अमेरिकन फोर्सेस के साथ नहीं थे, लीबिया में लीबिया के अवाम इनके पास साथ नहीं थे। अगर हमारे फोर्सेस ने ये जंग जीत लिया था और हमको कामयाबी हासिल हुई थी, इसकी वजह क्या था? इसकी वजह ये था कि हमारे फोर्सेस के साथ हमारे अवाम खड़े थे। तो अगर ये जंग आपने लड़ना है तो इस जंग के लिए लाजमी ये है कि आप लोगों को एतमाद में ले ले, ठीक है, आप पार्लियामेंट को एतमाद में ले ले, आप सिविल सोसाइटी को एतमाद में ले ले, आप अपने अदलिया को एतमाद में ले ले, आप अपनी मीडिया को एतमाद में ले ले। लेकिन मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि ये लोग जमहूरी हुकूमत को बादशाहत की तरह चला रही है। जिस तरह की इन लोगों ने पंजाब में बिल पास किया, ना हम इनके कोलिशन है, ना हमसे पूछा, ना पोजीशन से पूछा, न मीडिया के दोस्तों से मशवरा किया, न सिविल सोसाइटी से किया, बस इनके पास अक्सरियत है तो उन्होंने बिल पास कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने ये ऑपरेशन का भी ऐलान किया कि हम इस्तेहकाम का ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरा मुतालबा ये है कि ये सब लोग मानते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, ये पीटीआई वाली भी मानते हैं, ये जमात उलमा इस्लाम वाली भी मानते हैं, ये एनपी वाली भी मानते हैं, अपने जितने नाम लिए सारे, हर बंदा ये मानते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। हर बंदा ये इनका ख्वाहिश है कि ये दहशतगर्दी का खात्मा हो इस मुल्क से। सही। हर आदमी ये समझता है कि ये दहशतगर्दी का खात्मा जो है ये रियासत करेंगी। लेकिन अगर आप लोगों को एतमाद में लेंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे, अगर आप लोगों को एतमाद में नहीं लेंगे
तो फिर लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। इमरान खान साहब को तो एक साइड पे रखो, वो तो 2018 में भी ऑपरेशन का मुखालिफ था। वो तो चाहता था कि इसी तरह पाकिस्तान सवाल पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लगे। इसके हक में हैं कि आप इसके हक में नहीं है, या आपको लग रहा है कि होना चाहिए लेकिन हुकूमत ने मिस हैंडल किया? आप क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट इज योर टेक? मैं कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, लेकिन हमें पता तो हो कि ये करना क्या चाहते हैं। अब ऑपरेशन अब कैसे ऑपरेशन करेंगी? पहले जो ऑपरेशन हुई थी तो यहाँ पे दहशतगर्दों के मराकज थी, यहाँ पे दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दिया जाता था, यहाँ दहशतगर्दों ने जमीन पे कब्जा किया था। अब तो वो सूरत हाल नहीं है। वो तो अफगानिस्तान से तश्कीलें करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, इनकी सहूलतकार है, वहाँ पना लेते हैं, यहाँ पे कार्रवाई करके वापस अफगानिस्तान भाग जाते हैं। तो हमें बताए तो सही कि ये क्या करना चाहते हैं। तो जब हमें पता चलेगा कि ये करना क्या चाहते हैं तो फिर हम ये कह सकेंगे कि इसका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वरना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वजाहत आ तो गई है चिटान साहब के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। इंटेलिजेंस के जरिए, भाई जाहिर सी बात है, मुखबरी जिसको होती है आम जबान में, फला घर में फला मोहल्ले में ये मकान नंबर है, इसके अंदर कुछ मशकूक कार्रवाइयां हो रही हैं, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा। जी सर। बेनिश, तो ये मुझे बताइए ये बंद कब हुआ है? ये तो हमेशा हो रही है, ये तो हर रोज हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। तो फिर इसमें नया क्या है? हाँ तो बस वही हो रहा है ना, बस जाहिर सी बात है, अब उन्होंने नाम चेंज कर दिया सर। अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो वो तो रोज हो रही है, पंजाब में भी हो रही है, पख्तूनख्वा में भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है, सिंध में भी हो रहे हैं। जहां जहां पे पता चलता है कि यहाँ पे दहशतगर्द है, वहां पे जाके और टारगेटेड ऑपरेशन हो रही है। ओके तो राजा साहब, ऑपरेशन का क्या हुआ? मेरे साथ राजा साहब, राजा साहब अब मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। आलमगीर साहब मुसलसल अपनी मूंछों को ताव दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो तो एग्री कर नहीं रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी नहीं मान रही है। सर आप तो हर तरह से इतने बुरी तरह फंसे हैं, तो फिर आपने शोशा छेड़ा क्यों जब आपको पता था कि पीटीआई ने तो रखना डालना ही है? आलमगीर साहब को तो पसूड़ी पड़ी हुई है, ये आराम से बैठ के अपनी मूंछों को ताव देंगे, लेकिन आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने भी रखना डालना है। तो सर आपने क्यों शोशा छोड़ा? बताएं मुझे, क्या पहले मसाइल कम है पाकिस्तान में? आलमगीर साहब की खूबसूरत मूंछों को जो है हम अप्रिशिएट भी करते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह ये मूंछें चमकती रहें। ये माशाल्लाह सोशल वर्कर भी थे, फिर पॉलिटिक्स में भी आए, तो ये तो खैर चलें जुमला मोतरज़ा था। अब सिलसिला ये है जी कि ये अक्सर इस किस्म के एतराज़ात किए जाते हैं। देखें, जब भी इस मुल्क में कोई पॉलिसी, किसी मुल्क में दुनिया में पॉलिसी बनती है, कोई नया कानून आता है, तो उसका क्या होता है कि पहले किसी लेवल पे उसका कॉन्सेप्ट नोट बनता है कि जी ये चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद वो डिपार्टमेंट, मुतलका डिपार्टमेंट जो उसे मूव करता है, वो उसको लेके आता है। अगर यहाँ पे इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होगी डेफिनेटली, वो लेके आते हैं कि जी हमें ये काम करना है। तो उस वक्त तक मशावरत नहीं होती। किसी कानून को आप देख लें, पाकिस्तान का या दुनिया का, पॉलिसी को देख लें, इसके बाद वो उस कुछ और लेवल्स पे उस पर मशावरत होती है, फिर वो कैबिनेट में जाता है। लॉ कोई भी देख लें, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स, मसलन इसमें 4 सूबे थे, सूबे एपेक्स कमेटी में उन्होंने शिरकत की, अब कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट के बाद फिर वो नौबत आती है कि जब इसको थोड़ा सा ब्रॉड डिबेट के लिए खोला जाता है, और उसके लिए चूंकि इसकी हसासियत के पेश नज़र फैसला यह है कि ये असेंबली में इन कैमरा बिल्कुल लाया जाएगा। बल्कि बड़ा हमारी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि जब वो इन कैमरा सेशन होगा तो उसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठे होंगे, उसमें कैबिनेट भी बैठी होगी। ये नहीं होगा कि जिस तरह पिछले इन कैमरा सेशन राजा साहब, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। देखते हैं कि इन कैमरा सेशन के बाद क्या होता है। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। बिल्कुल, चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थोड़ी सी एक में जुमला, जी सर जरूर एक जुमला कह दूं कि नोयत के बारे में भी कुछ लोगों के अभी तक वो उसकी चूंकि वाजे नहीं है ख्यालात, लेकिन इसके नाम से जाहिर है कि ये वो ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो रहे हैं। ये अज़म इस्तेहकाम का अज़म है, तो इस मुल्क में इंशाल्लाह इस्तेहकाम इसके बाद आएगा। ठीक है राजा साहब, इस बात पे कायम रहिएगा। ब्रेक के बाद मैं आके आपसे पूछती हूँ कि किस नौयत का इस्तेहकाम है। आपने बहुत जोर दिया है ना इस्तेहकाम के ऊपर, बात करते हैं, इस्तेहकाम पर ही बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। खुनजादा चट्टान साहब हैं, आलमगीर खान साहब हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राज साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि कितना ज़रूरी है इस्तेहकाम और किस तरीके से ये ऑपरेशन जो अज़्ब इस्तेहकाम है ये भी हमें बताता है कि पाकिस्तान में सिर्फ इस्तेहकाम की वजह से जो है ये कार्रवाई की जा रही है या इस्तेहकाम ही इसका मकसद है। तो सर सिचुएशन ये है, अलाउ मी टू से यू, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आ नहीं रहे थे। चाइना की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्ती है पाकिस्तान की चाइना की, चाइनीज़ ने तो क्लियरली बोला कि भाई हम इन्वेस्टमेंट तब देंगे जब यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। ऐसे में आपने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के बारे में डिसाइड कर लिया, उसके बाद तीनों पार्टीज़ ने वीटो कर दिया। बजट के हवाले से है, सेशन हो रहा है पार्लियामेंट में, लेकिन उसमें बजट के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, उसमें गुफ्तगू हो रही है इमरान खान साहब के ऊपर। और ऐसे में मैं ये जुमला इस्तेमाल कर लूँ, आप नाराज़ तो नहीं होंगे कि टू मेक द मैटर वर्स नवाज शरीफ साहब गर्मियों की छुट्टियों पर चले गए। मतलब लोग पाकिस्तान से बाहर छुट्टियों पर जाते हैं, वो पाकिस्तान छुट्टियां मनाने आए थे, उन्होंने काम कब किया, रिज्यूम कब किया उन्होंने काम करना। मतलब आपको कुछ समझ में आ रही है कि आपकी पार्टी के जो सदर हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं, वो बजट सेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो अपना वोट नहीं देना चाहते इसके लिए, वो मिसाके मईशत मिसाके जमहूरियत नहीं करना चाहते। बिलावल आज पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि भाई इतने मुश्किल हालात चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए, हम सबको एक मिसाके मईशत और मिसाके जमहूरियत करना पड़ेगा, सबको एक ग्रैंड डायलॉग करना पड़ेगा। तो सर नवाज शरीफ साहब इतने फारिग हैं, कुछ नहीं कर रहे, उनसे कहें यही कर ले आके काम, कुछ तो करे पाकिस्तान के लिए। ये फिर वही वहां पे बात आ जाती है ना कि नवाज शरीफ साहब की जमात का एक एक नुमाइंदा कैबिनेट मेंबर की हैसियत से, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, मैं जमात की अभी बात कर रहा हूँ, इत्तेहादियों की नहीं कर रहा, वो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं और उनकी आशीर्वाद से कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि बजट का आपने वोट का कहा कि वो वोट नहीं कर रहे, तो बजट पे वोट अभी हुई कब है? तो सर वो छुट्टी पे चले गए ना, और उन्होंने कहा मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक ये सेशन चल रहा है। तो इसी सेशन में वोट होगा ना कि अगले सेशन में होगा? वो तो चले बाद की बात है, अभी उन्होंने कोई ऐसी ऑन रिकॉर्ड चीज नहीं कही। सर उन्होंने छुट्टी लिख के दी है, छुट्टी उन्होंने लिख के स्पीकर से यही मांगी है कि वो इस पूरे सेशन में नहीं आएंगे सर। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि अभी वोट नहीं हुई, पहली बात तो ये है, जब वोट हो जाएगी फिर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। इफ्स एंड बट्स पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बजट खुसूसन डिस्कस नहीं किया जा सकता। और बाकी यह है कि वो इस पॉलिसी उनकी दी हुई पॉलिसी है, अभी भी अगर छुट्टियों से क्या मतलब है, वो असेंबली में चूँकि एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर असेंबली सेशन में अभी बहुत से हमारे ऑनरेबल मेंबर्स अभी असेंबली में इस वक्त कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वोटिंग शुरू होगी तो उनकी ज़रूरत होगी तो वो इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ये मियां नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत है, और इस ऑपरेशन जो इस्तेहकाम है ये लफ्ज़ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा जामिया है। अभी तक इसको गोली और बारूद की रोशनी में, बारूद की बू में और गोली की आवाज में लोग ले रहे हैं। राजा साहब आप पहले नवाज शरीफ साहब की जिंदगी में, सियासी जिंदगी में तो इस्तेहकाम ले आए, उन्होंने छुट्टी पे जाना है, असेंबली में आना है, नहीं आना। 180H को अपना वो सेक्रेटेरिएट कहते हैं, मैं उनको उनका घर समझती हूँ, बस वहां चले जाते हैं, एक टिकट चल जाता है। आप मुझ समेत आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, ओ जी मियाँ साहब एक्टिव हो गए, मियाँ साहब एक्टिव हो गए। सर इससे ज्यादा एक्टिव तो वो लंदन में थे। आपकी कब मुलाकात हुई है मियाँ साहब से, मुझे बताएं। देखें मेरी तो चंद माह पहले हुई है, लेकिन सियासी जो लीडर होता है, सियासी इस वक्त उनके पास ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो बीइंग द हेड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं सरबराह की हैसियत से जो होनी चाहिए। और इस वक्त चूँकि सारे हमारे पार्लियामेंटेरियन खुसूसन जो PMLN के हैं वो या पंजाब असम्बली के बजट के मामलात में मौजूद है या नेशनल असम्बली के, तो इसलिए अगर कोई पार्लियामेंटेरियन मियाँ साहब के साथ नहीं नजर आ रहा तो उसकी वजह लाजमी कोई मियाँ साहब की नाराजगी नहीं है, बल्कि उसकी वजह उनका पार्लियामेंट में यहाँ पे मसरूफ होना है। वो बीइंग हेड ऑफ द पार्टी, देखे जिस दिन उन्होंने तो पार्टी को बन जाते ना, पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ लेते, नेशनल असेंबली का इलेक्शन क्यों लड़ा, पूरी सीट भी उन्होंने बाउंड की, MPA बन जाते सर। और पंजाब में भी तो मामला ठीक नहीं चल रहे ना, अभी आपने चट्टान साहब को सुना नहीं है, वो बिल को लेकर के ऐसी बैशिंग कर रहे हैं, उनको पंजाब में बहुत सी चीजें चाहिए, पंजाब में भी तो मामला ठीक नहीं चल रहे हैं सर। हम बिल्कुल उनको पंजाब में जो इत्तेहादी पार्टी का राइट होता है वो बिल्कुल मिलेगा, और उसके नतीजे में जो भी गुफ्तगू हुई है लीडरशिप की, उसके बाद वो बजट इजलास का हिस्सा बने
उन्होंने बजट की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट भी किया और बजट पे कि कुछ चीज़ों पे पीपल्स पार्टी ने तनकीद भी किया, राइटली सो, उनका राइट है ये। और इंशाल्लाह ये पंजाब के मामलात भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जिस पे कोई इम्पॉसिबल नहीं है या उन्होंने कोई अपना आसमान से तारे नहीं मांगे पीपल्स पार्टी ने। वही कुछ उनकी भी ज़रूरियात है और वही कुछ वो कह रहे हैं जो कि हर पॉलिटिकल नुमाइंदे का जो है वो रिजर्वेशंस होती हैं, वही कुछ कह रहे हैं। और दूसरा यह है कि हमने चूंकि एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल देखें, जिस तरह के अगर पंजाब में मुशावरत नहीं हुई पीपल्स पार्टी से, जो कि होनी चाहिए, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, तो इसी तरह सिंध के मामलात में भी हमने कभी ये नहीं कहा कि ये फलां मामले में PMLN से क्यों नहीं हुई। अगर हम मरकज़ में इत्तेहादी हैं तो ज़ाहिर है सूबाई मामलात में भी हमें एक दूसरे को ऑन बोर्ड लेना है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। ये हम मौका नहीं देंगे किसी मुखालिफ को कि वो इस बात पे तानाज़नी करे। चिटान साहब इज हैप्पी, आपके इस जुमले ने चिटान साहब को खुश कर दिया। नहीं रखा हुआ आप तो जी चिटान साहब, आपने सुन लिया है, आप लोग को तसल्ली हो गई है सर? ये जो गुस्सा आपका निकल रहा था, सेशन में भी निकल रहा था, प्रोग्राम्स में भी निकल रहा था, चिटान साहब अब तो मेरे ख्याल से आप लोग को गारंटी मिल चुकी है कि ऑल इज फाइन, और ये आपको खुले दिल के साथ, खुली बाहों के साथ पंजाब में भी एक्सेप्ट करेंगे, विफाक में भी करेंगे, हर जगह पे करेंगे सर, आप इनको चाहे सिंध में करें या ना करें। देखिए जी, सन में ये लोग हमारे इत्तेहादी नहीं है, हमारा सन का गवर्नमेंट इनके वोटों से बना नहीं है, पंजाब का गवर्नमेंट हमारे वोटों से बना है, ये मरकज का हुकूमत हमारे वोटों से। सर कैसे? आप 5-6 तो सर आपके वोट है, गिनवा देती हूँ, आधे वोट तो सिर्फ गिलानी साहब की फैमिली के हैं, बस उन्हीं के ही हैं, और कौन है? देखिए हम 6 के साथ 60 और भी मिला सकते थे, इन बातों को रहने दी, लेकिन हमारे टाउन से वहां पे विफाक में आपने कोशिश की थी, लेकिन खान साहब ने आपको लिफ्ट नहीं कराई। दैट्स अ फैक्ट सर। हमने कहीं भी नहीं किया है, लेकिन असल बात ये है बेनिश कि हुकूमत कोई अच्छा काम करे तो इसका क्रेडिट ये लोग लेंगे कि ये हमने किया, हमारा हुकूमत था, हमारा कैबिनेट था, हमारा वजीर आजम था, इसमें किसी और का क्या है। लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर कुछ गलत हो जाता है तो इसका पूरा मलबा जो है इनके साथ हम पे भी गिरेगा। तो हमारा ये हक है कि बुनियादी फैसलों में हमें एतमाद में लिया जाए। हमने और मुस्लिम लीग नून ने एक 25 नुकाती एजेंडे पे हम मुतफिक हो चुके हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि वो जिस एजेंडे पे हम मुतफिक हो चुके हैं इस पे अमल दरामद करे। वो कोई हमारा ज़ात का एजेंडा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में मईशत पाकिस्तान का ठीक नहीं है, आपको हमें सख्त फैसले करने हैं, लेकिन इस सख्त फैसलों का बोझ जो है वो अशरफिया पे पड़ना चाहिए, ये गरीब अवाम पे नहीं पड़ना चाहिए। हम उसको ये कह रहे हैं कि आप अपने खर्चे कम करें, आप इस्टेब्लिशमेंट के गैर ज़रूरी खर्चे कम करें, आप ब्यूरोक्रेसी के गैर ज़रूरी खर्चे कम करें, आप अदलिया के गैर ज़रूरी खर्चे कम करें, गरीब अवाम पे ये इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए ज़्यादा जोर नहीं डाले। लेकिन चिटान साहब, जब वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने आप लोगों को एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी, पीपल्स पार्टी के जो भी आपके प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने तो उस ब्रीफिंग के बाद किसी किस्म की कबाहत का इजहार नहीं किया, वो तो बाद में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से गुस्सा निकाला। जी सर। बेनिश, ब्रीफिंग के बाद हमने 3 रूटी कमेटी बनाई, इसमें श्री रहमान साहिबा, नवीद कमर साहब और सलीम मांडीवाला शामिल थे। हमने अपनी तजावीज़ दी, लेकिन ये लोग हमारे तजावीज़ पे अमल नहीं की। हम उनको क्या मशवरा दे रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो फाइलर है, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, इस पे मजीद टैक्स का बोझ नहीं डाले, आप अपना टैक्स का दायरा वसी करें। हम उसको ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप चीज़ों को बेचने के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाए। हम उसको ये कह रहे हैं कि ये जो नेब का इदारा है इसको ख़त्म करके किस तरह का इदारा बनाए जो जज, जर्नलिस्ट सबका एहतसाब करे। किसी को पकड़े तो कोई ये न कहे कि इंतकाम हो रहा है, अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो इसके खिलाफ कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो। हम उसको ये कह रहे हैं कि जुडिशरी में इस्लाहात करे, हम कह रहे हैं जुडिशरी में इस्लाहात करें, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन में। अब मुझे बताइए इसमें हमारा जाती कौन सा एजेंडा है? अगर ये सारे काम हो जाते तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? इसका क्रेडिट हुकूमत को जाएगा। तो हमारा इनके साथ कोई अपनी जात का मसला नहीं है और ये लोग मानते हैं। ये वज़ीर खारिजा ने कई बार कुछ भी मांगे, मुझे फिलहाल इतना पता है कि पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, वो क्रेडिट नून लीग को तो बिल्कुल नहीं लेने देगी और नून लीग को इसका बिल्कुल क्रेडिट नहीं जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। दूसरी चीज ये सर, प्रॉब्लम ये है
कि आप लोग भी बहुत कुछ कह रहे हैं, नून लीग वाले भी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन असल जो गोद फंसी हुई है ना वो पीटीआई के पास फंसी हुई है। जब तक आलमगीर खान साहब और इनकी पार्टी कुछ एक्शन नहीं करेंगे ना, आप लोग सारे के सारे स्टैंड स्टिल पर हैं। और अडयाला में बैठे इमरान खान साहब को इस पल्स का, इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए वो डेली बेसिस के ऊपर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आई हैव टू गो टू आलमगीर खान साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। मैं पीटीआई का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर जानना चाहूंगी कि मिसाके मईशत के ऊपर ये जो अब एक डिबेट आज बिलावल ने शुरू की है, इसके ऊपर अब आज के दिन में इनका क्या टेक है? आर दे रेडी फॉर इट? विल दे गो फॉर इट? हम जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आलमगीर खान साहब, आपने अपने दोनों कॉलीग्स को सुना है, दोनों अपनी ऑपोजिशन पार्टीज को सुना है, उनमें से सब भी हुकूमत में है, आप भी खैर केपीके के अंदर हुकूमत में ही है। मिसाके मईशत की आज फिर बात हुई है, बहुत जोरों से बात हुई है। आपको नहीं लगता कि ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि आप मिलिट्री ऑपरेशन भी नहीं करना चाहते, आपको ये लग रहा है कि उसकी आड़ के अंदर आप लोगों को टारगेट किया जाएगा, सो दिस इज द बेस्ट टाइम, गो फॉर इट। आपके पास आ रहे हैं, बात करना चाहते हैं। आज तो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बोला बिलावल ने कि इनको एंगेज करें। देखिए, हमने भी कहा है कि हम एंगेज होना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बात के लिए सबसे अहम पॉइंट ये है हमारा, और उसी के बाद सब तमाम चीजें शुरू होंगी, वो है कि मैंडेट चोरी जो हुआ है वो वापसी किया जाए। हमारा हक, हमारी हक तलफी हुई है, और सिर्फ हमारी नहीं, अवाम की हक तलफी। आलमगीर खान कैसी? अच्छा, तरीका भी बताओ कैसी? अच्छा, मुकम्मल कर देते, मैं आती हूँ आपके पास। चले जवाब दे दिया, अब इन्होंने लुकमा दे दिया तो जवाब दे दे जी। देखिए, इस वक्त ट्राइब्यूनल में केसेस चल रहे हैं हमारे। कौन है जो ऑर्डिनेंस बना के ट्राइब्यूनल के जजेस में इंसाफ की फराहमी में रुकावट डाल रहा है? कौन है जो रिटायर्ड जजेस की तैनाती कर रहा है? ये कौन लोग हैं जो रातों रात ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं पार्लियामेंट की मौजूदगी में? तो ये हरकत ना की जाए। हम समझते हैं ट्राइब्यूनल से हमें इंसाफ की फराहमी मिलेगी, और उसमें अगर ये लोग कुछ बेहतरी ला सकते, उस इंसाफ की फराहमी में कुछ तेजी ला सकते, किसी कानून के जरिए में, वो करे, रुकावटें पैदा ना करें। इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक पार्टी बना हुआ है, उसको इस्तेमाल ना करें, नंबर 1। नंबर 2 ये, हम हर किस्म के डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन देखें, बात अगर इस्तेकाम की होगी तो माशी इस्तेकाम से पहले सियासी इस्तेकाम जरूरी है। आपने इधर मुल्क के सबसे बड़े लीडर को, सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा को इद्दत जैसे बोगस केस में अंदर किया हुआ है अडयाला जेल में, पिछले 6 माह से वो अंदर है, उसकी पार्टी पर मुकदमात बनाए हुए हैं, उसकी पार्टी का निशान छीन लिया वगैरह। तो आप क्या समझते हैं इस्तेकाम आएगा? आप क्या समझते हैं हम टेबल पर बात करने के काबिल रहेंगे? हम तो इस वक्त अपनी दीगर सियासी और कानूनी लड़ाइयों में फंसे। लेकिन आलमगीर खान साहब, ये जैसे आपने राइटली सेड, ये तो कानूनी लड़ाई है ना, इसमें ये चट्टान साहब और ये कमरुल इस्लाम साहब बेचारे क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं कर सकते। एक केसेस सियासी नौयत के बनाए गए। साइफर केस सियासी था, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस था सियासी था, ये इद्दत केस सियासी है। ये सियासी बुनियाद, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप जब खुद डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं सियासी पार्टीज में, सियासी लोगों में, माशरे में डिवाइड पैदा कर रहे हैं इन हरकत के जरिए, तो आप क्या समझते हैं कोई कंसेंसस बिल्ड होगा किसी भी अहम इशू पे? जब तक आप लोगों की राय तल्फी करेंगे, लोगों की राय रिफ्लेक्ट नहीं करेगी पार्लियामान में, हकीकी फैसले, हकीकी नुमाइंदगी नहीं होगी, और कोई मुश्किल फैसला ये नहीं ले सकते। याद रखें, शहबाज शरीफ की हुकूमत कोई मुश्किल फैसला नहीं ले सकती, वो सिर्फ डिक्टेशन लेगी, और इसीलिए आज हर मकतबा फिक्र कह रहा है कि ये तो वजीर आजम है ही नहीं। ठीक है राजा साहब, सुन लिया आपने, कमेंट कर दें, मुझे क्लोज करना है शो। ये इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी, आप कुछ नहीं कर सकते सर, सिर्फ डिक्टेशन ले सकते हैं। देखें, इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात यह की कि हम एंगेज होने के लिए तैयार हैं। तो जब हम करने के लिए तैयार हैं तो ये होने के लिए, तो झगड़ा ख़त्म हो गया, आधा तो इन्होंने आज ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद इस बात का तयन है, इस बात का तयन तो मैंने करना है ना कि मुझे घर अपने में कितना इख्तियार हासिल है, या मैं किस हद तक मेरी वो है, उसका तयन मैंने करना है, कोई तीसरा आदमी तो कर नहीं सकता। तो इसलिए ये तो बातें ऐसी हैं। असल बात जो इन्होंने इब्तदा की थी, मेरा ख्याल है उसी पे कायम रहें। तो बिलावल साहब ने भी ऑफ़र की कि एंगेज करें, हम भी यही चाहते हैं, ये भी एंगेज हों, और इंशाअल्लाह अज़म में इस्तेहकाम का, उसे ऑपरेशन का नाम ना दें, चलें अज़म इस्तेहकाम मिशन कह लें, बात लफ्ज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस मिशन पे ये साथ दें सब मिल के, और जो चीज़ें जो नहीं आई ऑन बोर्ड, जिन पे नहीं लिया गया, वो हो जाएगा।
ये तो कोई इट्स नेवर टू लेट। तो पॉलिटिक्स पे तो बिल्कुल लेट नहीं होता, आप हमेशा दरवाजे खुले होते हैं बैठ के बात करके। तो एक पॉइंट एजेंडा पे अगर ये आ जाते हैं आलमगीर साहब भी, की ये बात बड़ी अच्छी है कि वो हर हालत में मान जाती है, हर बात पर मान जाती है, हर एक की फरमाइश मान जाती है। बहुत अच्छी बात है सर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मेरी भी मान लो, प्रोग्राम मैंने बंद करना है, अगले प्रोग्राम में कुछ बातें कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात।